नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। मैं जा रहा हूं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आज की ये है, तेजस्वी और हेमंत सोरेन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि पहले दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही बात को दोहराना था कि करप्शन बर्दाश्त नहीं, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। और इसीलिए ईडी एक्शन में, तस्वीर अगली में दिखाऊं आपको, नीतीश कुमार आज श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे गांधी प्रतिमा पर। यह बिहार की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको। यह दिखाने का मकसद यह है कि एनडीए नीतीश के आने के बाद से कुनबा भी बड़ा हुआ और आक्रामक मुद्रा में, लेकिन इंडी में भगदड़ मची है। भगदड़ इसलिए, पहले तो सरकारें जा रही हैं, एक दूसरे को छोड़ रहे हैं और ईडी बुलावा भेज रही है। अगली तस्वीर दिखाऊंगा, देख रहे हैं आप। इंडी में नेता देखिए, ये बैठे हेमंत सोरेन, इनको ईडी खोज रही थी, लापता थे, कल पेशी होनी। ये लालू यादव कल पेश हो चुके हैं, ये तेजस्वी आज गए थे। अगली तस्वीर दिखाऊं, कल लालू यादव की पेशी हुई। लालू यादव से 10 घंटे सवाल जवाब हुए, फिर बुलाया जा सकता है। अगली तस्वीर में दिखाऊं, आज ये देख रहे हैं तेजस्वी यादव जिस वक्त पहुंचे, तेजस्वी को ईडी ने बुलाया था। देख रहे हैं तेजस्वी ईडी ऑफिस आज सुबह सुबह पहुंचे, तेजस्वी से सवाल जवाब हुए। तेजस्वी के जो सवाल किए गए उसकी पूरी लिस्ट सामने आ गई है, आपको दिखाएंगे तेजस्वी से क्या सवाल हुए। अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये तेजस्वी की तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त, अभी कुछ वक्त पहले तेजस्वी जब ईडी ऑफिस से बाहर निकले, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। 8 घंटे तेजस्वी से सवाल जवाब हुए, 60 सवालों की लिस्ट थी, 60 सवाल तेजस्वी यादव से पूछे गए। अब अगले मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन, फरार, लापता, गुमशुदा, और यह हाल था कि पोस्टर छप गए। अगली तस्वीर दिखाऊंगा, दूसरी तस्वीर देखिए, यह है पोस्टर, हेमंत सोरेन का पोस्टर, गुमशुदा की तलाश। झारखंड के मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी है कि आखिर मुख्यमंत्री कहां गए, घर पर नहीं है, न दिल्ली में न रांची में। और उससे पहले जब ईडी ने रेड की तो आप गाड़ी देख रहे हैं, हेमंत सोरेन की ये BMW गाड़ी है जिसको ईडी ले गई अपने साथ। न सिर्फ ये गाड़ी BMW, बल्कि गाड़ी के साथ साथ हेमंत सोरेन के घर से जो कैश बरामद हुआ था। अगली तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये हेमंत सोरेन के घर से ये गड्डियां बरामद हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 गड्डियां जो आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन के घर से लाखों रुपया बरामद हुआ है। इसलिए इंडी के नेता डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। विरोधियों को लग रहा है कि अब करप्शन अगर किया है तो जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। रिपोर्ट देखिए। बिहार में सरकार पलटने के बाद पटना से रांची तक भगदड़ मची है। बिहार के सीएम रहे लालू कल 10 घंटे ईडी का सामना करके निकले, तो बिहार के डिप्टी सीएम रहे लालू के लाल तेजस्वी आज 8 घंटे ईडी के सवालों की बौछार झेल कर निकले। ईडी का एक्शन देखकर झारखंड के मुख्यमंत्री लापता हो गए, हेमंत सोरेन के गुमशुदगी के पोस्टर छप गए, सीएम के घर के बाहर मुनादी शुरू हो गई। प्रवर्तन निदेशालय डोरंडा रांची के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में यह धारा लागू की गई है। किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम बारूद आदि लेकर निकलना या चलना, किसी प्रकार के हथियार हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर धनुष गैर कानूनी है। धन्यवाद। अब हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी का डर सता रहा है तो अटकलें हैं। हेमंत सोरेन गिरफ्तारी से पहले पत्नी कल्पना की ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं। सर आप कहाँ थे? आपके दिल में थे, दिल में तो हमेशा क्या दिक्कत है? दूसरी तरफ पटना में आज तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ हुई। आरजेडी कार्यकर्ता कल की तरह आज भी ईडी दफ्तर के बाहर डटे रहे। तो तेजस्वी निकले, लेकिन तेजस्वी से जो सवाल पूछे गए, तेजस्वी असहज हो गए। सोचिए, एक राज्य का डिप्टी सीएम ईडी दफ्तर में
8 घंटे सवाल जवाब, और देखिए तेजस्वी से क्या सवाल हुए। तेजस्वी से जो सवाल हुए उनके पास जवाब नहीं था। ईडी ने सवाल किया। ईडी के 12 अफसर थे, 12 अफसर ईडी के। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तेजस्वी भी आरोपी हैं। करीब 11:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी के लिए ईडी ने 60 सवालों की लिस्ट बनाई थी। पटना में ईडी के 12 अफसरों ने तेजस्वी से सवाल किए। शुरू में तेजस्वी की कंपनी को लेकर सवाल उनसे पूछे गए। ईडी ने पूछा, आपकी कंपनी कैसे बनी और कब बनी, जरा बताइए। नाबालिग रहते आपने कंपनी कैसे बना ली? तब आपको कंपनी बनाने का आइडिया कैसे आया? कुछ ही समय में कंपनी में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होने लगा, कैसे? तब आपकी कमाई का सोर्स क्या था? नाबालिग से बालिग होते ही आपकी कंपनी का लाभ बढ़ने लगा तेजी से, कैसे? आपने अपनी कंपनी के नाम पर 160 करोड़ का आलीशान घर खरीदा। 160 करोड़ का आलीशान घर महज कुछ लाख रुपए में कैसे खरीद लिया? आपने करोड़ों रुपए आखिर कमाए कैसे? क्या करते हैं आप? क्या धंधा है आपका? लालू के रेल मंत्री कार्यकाल के दौरान यह घोटाला हुआ, जमीन के बदले नौकरी। तब तेजस्वी यादव की उम्र सोचिए सिर्फ 14 से 15 साल थी। यूपीए 1 2004 से 2009 के बीच लालू रेल मंत्री थे। इस वक्त तेजस्वी सिर्फ 34 साल के, उस वक्त लगभग 14-15 साल के रहे होंगे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। लालू तेजस्वी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कल मीसा भारती ने गिरफ्तारी की आशंका भी जताई। कल लालू से करीब 10 घंटे सवाल जवाब हुए। लालू ने सवालों के जवाब हां या ना में दिए, उनके पास भी जवाब नहीं था। सूत्रों के मुताबिक लालू के जवाब से ईडी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ईडी के साथ ही सीबीआई भी इस मामले में एक्शन में। सीबीआई अगले महीने पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी, जिसे आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहते हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई की तारीख 27 फरवरी है और इस दिन सीबीआई पूरक चार्जशीट दाखिल कर सकती है। तो लालू एंड फैमिली के लिए वक्त खराब शुरू हो गया है, क्योंकि अब सरकार चली गई है, अब पावर बचा नहीं है और अब एक्शन की बारी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, आरजेडी के नेता, और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। पहली बात तो ईडी बेकार बोलते हो आप, मुझे कष्ट होता है। आपको सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे बोलिए तो मुझे भी मजा आएगा, उन्हें भी मजा आएगा। कल जो 10 घंटे प्रताड़ित किया ना, पूरे बिहार ने देखा, इतिहास में दर्ज हुआ। जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा ना, सब इसकी जद में आएंगे। आज वाले हमें तब भी अफसोस होगा, लेकिन हमें कहना पड़ेगा, श्रीमान शुरुआत आपने की थी। 1997 में किसकी सरकार थी? और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। फिर कल लालू को बुलाया गया तो सिंगापुर से लालू की बेटी ने ट्वीट किया। आज भाई को बुलाया गया तो फिर रोहिणी आचार्य क्या लिख रही हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य को बीजेपी के नेता जवाब दे रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने लिखा, भाजपा चाहे चल ले कोई चाल, शेर दिल नेता के बेटा के रहते बिहार में ना इनकी ना गलने वाली दाल। अब तेजस्वी नहीं झुकेगा, उन्होंने एक हैशटैग लगाया, हैशटैग तेजस्वी नहीं झुकेगा। सामाजिक न्याय का सेनापति है, इसकी रवानी में ललकार है, रोक नहीं पाएगी इसे डरी हुई सरकार है। सम्राट चौधरी ने कहा, जब मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए, रेल मंत्री बने तो बच्चों की नौकरी खा गए, इसकी जांच तो होगी ना। शलभमणि त्रिपाठी बीजेपी के नेता हैं, यूपी से विधायक हैं, उन्होंने लिखा, गजब का इंडी गठबंधन है, दो मुख्यमंत्रियों को ईडी तलाश रही है, एक फरार हो चले हैं, अपने दूसरे डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी, दूसरे जो है अपनी डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी यानी मनीष सिसोदिया,
कि गिरफ्तारी से केजरीवाल के संदर्भ में था, ईडी से कन्नी काट रहे हैं, यह शलभ ने लिखा। वहीं एक पूर्व मुख्यमंत्री जेल से हाल ही में छूटे, अब पुत्र समेत जेल जाते नजर आ रहे हैं। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी और सुधांशु त्रिवेदी। चुनाव जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को परेशान करो, ये तो हद हो गई ना। बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, आदरणीय लालू प्रसाद जी 9-9 घंटे तक पूछताछ। लड़ाई जांच एजेंसियों से नहीं, भाजपाइयों से है। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी, तेजस्वी जी के नारों से। इसलिए ये जो भी कर रहे हैं इसका अंत 2-3 महीने में होगा। जब सत्ता बदलेगी तो यही जांच एजेंसियां कल को उनको भी क्या हाल करेगी वो समय बताएगी। लालू प्रसाद यादव जी वेंट टू जेल इन 1997। बीजेपी की तो सरकार नहीं आई थी। एंड नॉट ओनली दिस, एट दैट टाइम हु वाज देयर इन द गवर्नमेंट? जनता दल की सरकार थी, सपोर्टेड बाय कांग्रेस। भाई साहब, ये आपने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखा होगा ना, टाइम ट्रेवल की बात। वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है ना, कि वो पिछली पीढ़ी में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार देगा तो आगे उसके पिता कैसे पैदा होंगे। ये तो कह रहे हैं कि ये पास्ट ट्रेवल का इससे बड़ा उदाहरण नहीं देखा होगा कि 2024 में कह रहे हैं कि जो सन 97 में हुआ, जो सन 94 से हम करते आ रहे हैं, मगर दोष उसका 2014 के बाद है। एक तरफ डिप्टी सीएम आज ईडी के रडार पर थे, दूसरी तरफ एक सीएम गायब है। डर के मारे गायब है, उन्हें डर लग रहा है कि गिरफ्तार हो जाएंगे, अब तो कोई विकल्प नहीं है। और ये देख रहे हैं, ये है हेमंत सोरेन के नाम के पोस्टर छप गए, गुमशुदा की तलाश झारखंड के मुख्यमंत्री। देखिए जरा इस पोस्टर में क्या लिखा है। पोस्टर में लिखा है 11,000 रुपए मिलेंगे जिसने मुख्यमंत्री का पता बता दिया। कहां है मुख्यमंत्री, कोई नहीं जानता। देखिए जरा पोस्टर बहुत दिलचस्प है। यह है पोस्टर, ऊपर देख रहे हैं क्या लिखा है। सोरेन की तलाश में पोस्टर जारी किए गए। कहां है? झारखंड के गुमशुदा सीएम की तलाश लिखा है, नाम लिखा है देखिए हेमंत सोरेन। उसके बाद नीचे देखिए लिखा है रंग सांवला और कद 5 फुट 2 इंच। उसकी अगली लाइन देखिए, सफेद शर्ट, कपड़ा सफेद शर्ट, काला पैंट और पैर में चप्पल। उसके नीचे देखिए परसों रात 2 बजे से लापता है, करीब 40 घंटे से हेमंत सोरेन गायब। आखिरी नीचे से सेकंड लास्ट लाइन देखिए, लिखा है आखिरी बार 2 बजे रात में पैदल निकलते और सुरक्षा कर्मियों द्वारा देखे गए हैं। जानकारी देने वाले को नगद इनाम मिलेगा। इनाम नीचे लिखा है 11,000 रुपए का नगद इनाम का ऐलान किया गया। इस पोस्टर में पता सीएम आवास रांची लिखा हुआ है। अब आपको सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। यह पोस्टर छपा तो जेएमएम के नेता बौखला गए। जेएमएम ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रियो भट्टाचार्य और बीजेपी नेता और सांसद निशिकांत दुबे को सुनिए। ट्वीट करके वो फोटो छापते, लिखते 11,000 रुपए का इनाम। निष्ठा की पराकाष्ठा है बाबूलाल जी का। मैं तो अपनी पार्टी की ओर से 11 लाख तक खर्चा करूंगा। जो मनोचिकित्सक बाबूलाल जी को, उनके दिमाग की हालत को ठीक कर दे। आप लोगों को डर लगता होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा न कभी डरा है न कभी डरेगा। ये मेरे लिए जो है वो बड़ी शर्मनाक घटना है कि हमारा मुख्यमंत्री जो है गायब हो जाए। लापता मुख्यमंत्री हम किसी राज्य का हो, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती। और ये कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए और जो सहयोगी पार्टी जो इंडी अलायंस है उसके लिए भी एक सोचनीय बात है कि जो एक ईडी के पूछताछ के डर से 48 घंटे से गायब हो जाए, उसके आधार पर वो कैसे अपना इंडिया अलायंस चला सकते हैं। ये गाड़ी जो है प्राइवेट गाड़ी है, BMW, 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी होगी। विनोद सिंह जिसके यहाँ रेड हुआ, मेरी जानकारी है कि उसकी ये गाड़ी है। मुख्यमंत्री एक प्राइवेट आदमी का जो दलाली करता है, विनोद सिंह का कोई और बिजनेस नहीं है, शुद्ध दलाल क्या जो है गाड़ी लेके घूमे, तो आप समझ सकते हो कि झारखंड की स्थिति क्या है। जिस गाड़ी की बात निशिकांत दुबे कह रहे हैं वही गाड़ी उनका कहना है किसी दलाल की थी। BMW गाड़ी जो हेमंत सोरेन की आवाज से उठाई गई।
अब देखिए, जब हेमंत सोरेन 30-40 घंटे से लापता थे तो अचानक दिखे, गाड़ी नजर आई जिसमें हेमंत सोरेन अचानक सामने आए और देखिए हाथ हिलाते हुए दिखे हेमंत सोरेन। कहां थे? 30-40 घंटे से मुख्यमंत्री झारखंड के गायब थे, किसी को नहीं पता कि आखिर मुख्यमंत्री कहां गए और अचानक नजर आए रांची में। उसके बाद देखिए अगली तस्वीर, मीडिया कैमरों के सामने आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उसके बाद यहां से निकलकर अपने पिता शिबू सोरेन के घर तक गए। अब सवाल यह है कि हेमंत सोरेन से कल ईडी ने पूछताछ करनी है। वो लापता थे, डर था कि गिरफ्तार हो सकते हैं, क्या इसलिए गायब थे? हेमंत सोरेन के पास से और ठिकानों से क्या क्या मिला है, जरा ये देखिए। ये दोनों गाड़ियां जो आप देख रहे हैं, ऐसी ही BMW 2 गाड़ियां ईडी ने उठाई हैं। कैश, लाखों रुपया कैश मिला है, 500-500 की गड्डियां जो मैंने आपको दिखाई। और हेमंत सोरेन अचानक रांची के घर से अवतरित हो गए। सोमवार को हेमंत सोरेन के घर पर छापेमारी हुई। सोरेन के दिल्ली वाले घर से 36 लाख रुपया कैश मिला। ईडी की टीम ने 2 BMW कार जब्त की है। हरियाणा नंबर की एक BMW कार को साथ ले गई है। ईडी को हेमंत के घर से कई दस्तावेज भी मिले हैं। दरअसल कल ईडी की टीम सोरेन को तलाश रही थी। रांची से लेकर दिल्ली तक ईडी की छापेमारी चल रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन का लोकेशन नहीं मिल रहा था। सोचिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री गायब है, जिसके साथ प्रोटोकॉल और पूरा सिक्योरिटी होता है, किसी को नहीं पता मुख्यमंत्री कहां है। सोरेन के लापता होने की खबर से हड़कंप मच गया। आज गवर्नर ने, राज्यपाल ने राज्य के बड़े बड़े अफसरों को तलब कर लिया। मुख्य सचिव डीजीपी को राजभवन बुला लिया गया। अफसरों से राज्य का प्रशासनिक हालात जाना कि भाई क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री का पता नहीं, बताओ। झारखंड के एक थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज हो गई मुख्यमंत्री की। बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने रिपोर्ट दर्ज कराई और अब हेमंत सोरेन से कल ईडी सवाल करेगी। ईडी ने हेमंत को 10 बार सम्मन भेजा है, सोचिए 10 बार। इस दौरान सिर्फ एक बार हेमंत सोरेन हाजिर हुए। 20 जनवरी को सोरेन से 7.5 घंटे पूछताछ सवाल जवाब हुए थे। ईडी ने हेमंत सोरेन को फिर पूछताछ के लिए बुला लिया है और 27 से 31 जनवरी के बीच के समय में हेमंत कहा है कि आप बताइए इस दौरान आप किस जगह पर थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने ईडी को कोई जवाब नहीं भेजा था। 30 से ज्यादा घंटे लापता होने के बाद सीएम रांची में नजर आए, प्रकट हुए और उसके बाद मीडिया के सामने आए। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेएमएम के नेता। जब मुख्यमंत्री दिख गए तब जेएमएम के नेताओं ने बोलना शुरू किया। जेएमएम के नेता मनोज पांडे क्या कह रहे हैं और बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने गुमशुदगी का पोस्टर जारी किया था। कभी ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर किया था क्या इन्होंने लापता होने का? और स्वामी चिन्मयानंद और सेंगर सरीखे इनके नेता जो थे, जो गायब हो जाया करते थे, उन पर भी एफआईआर होना चाहिए। इस तरह की हास्यास्पद बातें जो भाजपा के वरिष्ठ नेता अपने आप को मानते हैं, न करें तो बेहतर। कहीं भी कोई अगर मुख्यमंत्री जाते हैं या तो छुट्टी लेकर के कहीं हॉलीडे मनाने जाते हैं, कुछ दिन पहले गया भी था बाहर, तो सबको पता रहता है कि हम मालदीव गए हुए हैं या घूमने गए हुए हैं। व्यक्तिगत कामों से भी जाता है, लेकिन छुप के थोड़े जाएगा कोई मुख्यमंत्री भाई। अब मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है। कोई भी व्यक्ति हो मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे ओर से उनको इनाम दी जाएगी। अब आपको दिखाऊं, मुख्यमंत्री को डर है कि कल वो गिरफ्तार हो जाएंगे, इसलिए इसकी पूरी तैयारी कर ली है। तैयारी यह है कि मुख्यमंत्री अगर जेल चले गए, गिरफ्तारी हो गई, तो यह है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। ये जेल जाएंगे तो खबर है कि पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इसलिए आज बड़ी बैठक हुई है, ये देख रहे हैं, ये बड़ी बैठक हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुई और देखिए पत्नी भी यहां मौजूद है। सफेद घेरे में जो आप देख रहे हैं, इस बैठक में सोचिए विधायकों की बैठक, नेताओं की बैठक, पत्नी विधायक नहीं, उसमें पत्नी की क्या जरूरत थी, इसीलिए मौजूद थी। कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि यह तय हो गया है हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे तो कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनाई जाएंगी, पत्नी को कमान सौंप देंगे। याद होगा आपको, जैसे लालू यादव जेल गए तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई बिहार की। अब देखिए यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन ने आज रांची में बड़ी बैठक की। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, इस बैठक में पत्नी भी मौजूद थी उनकी। अटकलें हैं कि सोरेन सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि आरोप इतने संगीन। गिरफ्तारी के डर से हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते।
पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप सकते हैं। 2006 में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की शादी हुई। कल्पना सोरेन के नाम पर करोड़ों की संपत्ति है। राजनीतिक कार्यक्रम से अमूमन दूर रहती हैं, लेकिन आज नजर आई। कल्पना एक स्कूल का संचालन करती हैं। कल्पना के पास 655 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी है और इसकी कीमत 25 लाख के करीब बताई जाती है। कल्पना के पास 20 किलो चांदी है, इसकी कीमत 9 लाख रुपए के आसपास है। 3 कमर्शियल बिल्डिंग की मालकिन है, इसकी कीमत 4 करोड़ 87 लाख के करीब है। मतलब करोड़पति सीएम की पत्नी भी करोड़पति हैं। कल्पना के सीएम बनाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं और जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने पहले इस्तीफा दे दिया था और बताया जाता है इसी मकसद के साथ। दावा है कल्पना के लिए सीट खाली करी गई है। कल्पना सीएम बनेंगी तो उस सीट से चुनाव लड़ेंगी और विधायक बनेंगी। सुनाते हैं अब आपको, सुनिए जरा। पटना से लेकर रांची तक जो हंगामा मचा हुआ, क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। बिहार में भ्रष्टाचार हो तो लालू प्रसाद जी का परिवार है, आतंक हो तो लालू जी का परिवार है, और गुंडा राज स्थापित करना हो तो लालू जी का परिवार है। जो प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। उनके जो सुरक्षा के अधिकारी थे उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, आखिर है कहाँ। मुझे लगता है कि ये बड़ी कंस्पिरेसी है और झारखंड में 356 लगाने के अलावा मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के खुद के सांसदों ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो भैया ईडी पीछे नहीं पड़ेगी। इन लोगों ने भ्रष्टाचार को संस्कार बना लिया है, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लिया है और अपने परिवार के सुख शांति के लिए गरीबों के खून पसीने की कमाई को भी हड़पने का काम किया। तो कानून तोड़ेंगे तो ईडी जाएगी ही वहां। अपराध और भ्रष्टाचार की मानसिकता से राजनीति करने वाले वंशवादी लोग जो होते हैं वो जनता के दर्द को नहीं समझते। भ्रष्टाचार ही हमारा शिष्टाचार, अगर कोई पकड़े तो हम चिल्लाए अत्याचार अत्याचार, खेले विक्टिमहुड कार्ड। यही नारा है इंडी गठबंधन का। बताइए, भ्रष्टाचार ही इनका शिष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी वो बिहार के राजनीति में इंटरेस्ट ज्यादा लेने लगी और भाजपा सत्ता के लिए इतना व्याकुल थी, इतना लाल टपक रहा था। तो इंडी का हाल क्या है ये आपने देख लिया, सब ईडी के लपेटे में। दूसरी तरफ इंडी जो मोदी को हराने के मकसद से बनी, वो आज पहली हार हासिल कर चुकी। इंडी अलायंस को करारी शिकस्त मिली है। मोदी को हराना मकसद था, सबको मिलकर लड़ना था। अभी तक तस्वीरें आ रही हैं कि कहां कहां बात नहीं बन रही है, लेकिन एक चुनाव लड़ लिए मिलकर, वो भी हार गए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। दरअसल केजरीवाल और राहुल गांधी की पार्टी मिलकर एक चुनाव लड़ी और मोदी से हार गई। कहां हुआ वो चुनाव, तस्वीर दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ लड़ी, लेकिन जीत बीजेपी की हुई। ये देख रहे हैं, मेयर बीजेपी का बना है। ये मनोज सोनकर को आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं, जो हारा है वो बेचारा रो रहा है। ये देख रहे हैं, पुलिस भी लीजिए जरा। ये कांग्रेस आपके उम्मीदवार जो हार गए वो रो रहे हैं, आंखों में आंसू है। कल शायद इंडिया गठबंधन की पहली जीत का संदेश आ जाए चंडीगढ़ के चुनाव से। कल चंडीगढ़ के पोल्स हैं और नतीजे आएंगे कल। आज केजरीवाल को चंडीगढ़ से अच्छी खबर की उम्मीद थी। उन्हें लगा था कि चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव जीतेंगे तो मोदी को भी हरा देंगे। कल शायद इंडिया गठबंधन की पहली जीत का संदेश आ जाए चंडीगढ़ के चुनाव से। कल चंडीगढ़ के पोल्स हैं और नतीजे आएंगे कल। जब रिजल्ट आया तो इंडिया अलायंस के चेहरे की रौनक गायब हो गई। केजरीवाल नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर कोसने लगे। एक तरह से लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है और इन्होंने जबरदस्ती चंडीगढ़ के अंदर अपना मेयर बनाया। अलायंस के उम्मीदवार कुलदीप पीटा के आंसू तो थम नहीं रहे थे। महिला पार्षद उन्हें ढांढस बंधा रही थी और वो बिलख बिलख कर बच्चों की तरह रोए जा रहे थे। 2024 चुनाव से पहले बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच ये पहला और सीधा मुकाबला था, लेकिन इस मुकाबले में गठबंधन चारों खाने चित हो गया। दरअसल बिहार में नीतीश के झटके के बाद अलायंस में उल्टा पलटी शुरू हो गई है। ये संकेत गठबंधन के लिए ठीक नहीं, लेकिन इसके सबसे बड़े दल के सबसे बड़े नेता भारत जोड़ो यात्रा में मिमिक्री करते नजर आ रहे हैं। शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का
और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए, तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो वापस चलो। गवर्नर के घर आता है, नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। तो ये हालत है बिहार की। तो नीतीश कुमार अलग हुए तो राहुल गांधी कह रहे थे कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेशक फर्क ना पड़ा हो, लेकिन मिलकर भी लड़े तो वहां भी बीजेपी को हरा नहीं पाए। सवाल ये आप देख रहे हैं, मेयर के चुनाव में बीजेपी की जीत हुई, 16 वोट बीजेपी के खाते में थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े और 12 वोट, 8 वोट निरस्त हो गए। इन 8 वोटों पर ही बवाल है। चंडीगढ़ में बड़ा सियासी उलटफेर माना जा रहा है। मेयर चुनाव में इंडी गठबंधन की करारी शिकस्त हुई है। यह पहला टेस्ट था 2024 से पहले, मिलकर भी हार गए। चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का उम्मीदवार हारा है। दोनों दलों ने अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारा था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार ने पटकनी दे दी। बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर मेयर बन गए, कुलदीप संधू और राजेंद्र शर्मा डिप्टी मेयर बने। बीजेपी और इंडी के बीच यह पहला सीधा मुकाबला था, जिसके बाद बीजेपी इंडी आमने सामने। सोनकर की जीत केवल 4 वोट से हुई है, इधर 12 पड़े और इधर 16। बीजेपी को कुल 16 वोट मिले हैं और आप और कांग्रेस को 12 वोट नसीब हुए। 8 वोट निरस्त हो गए। बस इसी 8 वोटों ने बाजी पलट दी। ये सभी वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट थे जो निरस्त हुए हैं। अब इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी इसे साजिश बता रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मान ने कहा है आज का दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन है। दुर्भाग्य से वही महीना है जब हम लोकतंत्र मना रहे हैं, लेकिन आज संविधान की धज्जियां उड़ी हैं। उन्होंने कहा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली हुई है, हमारा वोट लूट लिया गया है। बीजेपी की ये पुरानी आदत है। वो कह रहे हैं हम 20 थे, वो 15 फिर भी हरा दिया। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं भगवंत मान और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। समझ ये नहीं आती, एक छोटे से शहर को अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई विपक्षी पार्टी जीत जाए, तो 24 की देश की इलेक्शन का क्या होगा। चिंता मुझे इस बात की है। जैसे 16-12 कहा वो आए, उसने खुद ही कहा ये इलेक्शन है यार। हद है कि 36 वोट गिनने में अगर बीजेपी इतना बड़ा घोटाला कर सकती है, तो 90 करोड़ वोट गिनने में क्या क्या नहीं कर सकते। हमें तो पता ही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के जानी दुश्मन है। पंजाब में एक थी कांग्रेस, एक था जोकर। इस प्रकार की बातें करना, पता नहीं अंदरूनी रूप से एक दूसरे को धोखा दे दिया, बिट्रे कर दिया। अब ये लोग इंडी गठबंधन के लोग अब हारे हैं। एक और झटका मिला है, ममता दीदी के झटके के बाद बंगाल में, नीतीश बाबू के झटके के बाद बिहार में। तो अब हो सकता है ये सारे लोग मिलकर कहेंगे कि इलेक्शन ही खराब हो गया, इलेक्शन ही प्रोसेस ठीक नहीं था। ये तो बार बार राग अलापते ही हैं, परंतु आज इंडी गठबंधन को, इस अनैतिक गठबंधन को एक और करारा तमाचा मिला है। अब आइए आपको पूरा अंकगणित बताता हूं कि कितने वोट थे, किसे कौन सा वोट मिला और कितने वोट निरस्त हुए, कैसे आप और कांग्रेस की शिकस्त हो गई। ये आपके सामने दोनों तरफ के आंकड़े हैं। ये बीजेपी के आंकड़े आपके पास आ गए हैं। बीजेपी को कुल 16 वोट मिले हैं। उसमें देखिए 14 बीजेपी के वोट थे पहले से, एक अकाली दल का था और किरण खेर जो कि चंडीगढ़ से सांसद हैं, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से एक सांसद है, वो भी मेयर के चुनाव में एक वोट देता है, तो एक किरण खेर का वोट था। ये मिलाकर हो गए 16 वोट। इधर 13 आम आदमी पार्टी के थे और 7 कांग्रेस के थे, जिसे मिलाकर 20 वोट होते, लेकिन इनके 8 वोट निरस्त हो गए, रिजेक्ट हो गए। 8 वोट रिजेक्ट हो गए तो इनके वोट बचे 12, इनके 12 और इनके 16। बीजेपी का मेयर बन गया। अब आगे की तैयारी यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गुस्से में है, आग बबूला है कि उनके रिजेक्ट हो गए हैं वोट। तो सवाल यह है कि आखिर अब ये पार्टियां कोर्ट जाने वाली, सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स है, कोर्ट जाने वाली है और कोर्ट में जाकर ये पार्टियां एक्शन की तैयारी में है। ये चुनाव हाईकोर्ट की देखरेख में पहले से ही हो रहा था, एक बार फिर कोर्ट की शरण में चला गया है। आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। आप कांग्रेस का कहना है कि धांधली की गई है क्योंकि आप और कांग्रेस के पास ज्यादा वोट थे।
साजिश के तहत उनके 8 वोट निरस्त किए गए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कल इस मामले की सुनवाई करेगा। अब सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो वो अधिकारी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके खिलाफ तो फोर्जरी का, फ्रॉड का, सेडिशन का मुकदमे चलने चाहिए। नॉन पेलेबल ऑफेंस है। उसने फ्रॉड करके सबके वोट बदल दिए। उसने सरेआम गुंडागर्दी, ना वोट को मानते, ना किसी प्रोसेस को मानते, ना कानून को मानते, ना संविधान को मानते। मेयर के चुनाव में तो पार्षद वोट देते हैं, अब पार्षदों ने चुन लिया तो उसका स्वागत होना चाहिए। राघव चड्ढा जी अपने लोगों को बात करें कि उन्होंने क्यों नहीं वोट दिया, क्यों गलत किया, ये तो उनकी बात है। जो जीत गए हैं वो पार्षदों के वोट से जीते। ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक षड्यंत्र है और एक बहुत ही घटिया राजनीति है। इससे ये भी समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक छोटे से छोटे चुनाव को जीतने के लिए गिर सकती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो? सच्चाई है, हमें कहना होगा कि इस वक्त उस मेयर को माना नहीं जा सकता। मेयर एक साजिश के तहत है। देशद्रोह जैसे कहा राघव जी ने, वो सचमुच एक देशद्रोह है। लोकतंत्र के साथ ऐसा एक घटिया, एक घिनौना माहौल जो आदमी सोच नहीं सकता। तो अब सोचिए, इंडी की पहली हार हो गई है और इंडी के साथी जो हैं वो सब छोड़ कर जा रहे हैं। नीतीश के जाने के बाद से जो माहौल है वो और खराब हो गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं इंडिया अलायंस की लगभग खत्म होने की कगार पर है। समाजवादी पार्टी, अगली तस्वीर दिखाऊं, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने एक पोस्टर जारी किया है। इधर देखिए तस्वीर लगी हुई है, राजभर की फोटो लगी हुई है और नीतीश की फोटो, लिखा राजनीति के 2 बड़े पलटूराम, जनता रहे इनसे सावधान। आशुतोष सिंह, खबर यह है कि इनके ऊपर एक्शन हो गया है। लेकिन टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमले कर रही है। वो ये साफ साफ कह रही है कि कांग्रेस का जो रवैया है वो साथ रहने लायक नहीं है। और आपको याद होगा यही बात नीतीश कुमार कहकर अलग हुए। देख रहे हैं, ममता दीदी, मोदी को हराना है सबको मिलकर, इसलिए एक बस बनाई, बस में सबको सवार किया, लेकिन बस में बैठी सवारी एक एक कर बस से निकल कर जा रही है। बंगाल में टीएमसी के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। कांग्रेस और टीएमसी में लगातार दूरियां बढ़ रही हैं। पिछले हफ्ते ममता ने कांग्रेस पर हमला बोला था, अब भतीजे अभिषेक बनर्जी ने हमला बोला है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कांग्रेस गंभीर नहीं है, सीट शेयरिंग पर उसका रवैया आपत्तिजनक है। पटना की बैठक के बाद से कांग्रेस इसे टाल रही है। पिछले 6 महीने में एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। कांग्रेस नेता गठबंधन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अभिषेक ने कहा कि कांग्रेस हमें मजबूत सहयोगी बताती है, लेकिन असल में वो बीजेपी को मजबूत कर रही है। अधीर रंजन चौधरी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अधीर रंजन हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, टीएमसी ये कह रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं अधीर, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं। इससे आप किसकी मदद कर रहे हैं? मैंने कभी कुछ नहीं कहा, ममता बनर्जी के भतीजे ये कह रहे हैं। अधीर कांग्रेस के अंदर एक ट्रोजन हॉर्स है जिनका मकसद है सब कुछ तहस नहस करना। सुनिए जरा, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को, और पिछले दिनों खबर आई कि अधीर बाबू से कहा गया है कि अधीर ना हो, खामोश रहें। उन्हें भी सुनिए। If the Congress president in West Bengal is asking for a president's rule, whose hands are you strengthening? Are you strengthening Mamata Banerjee's hand? Are you strengthening Mallikarjun Kharge, Sonia Gandhi's hand? Or are you strengthening BJP and Narendra Modi's hand? Who are you vouching for? Who is BJP's Trojan horse? Who is BJP's B team? Let the people of Bengal decide in the upcoming polls. देखिए, चुनाव के पहले भी उनकी रवैया कुछ इस तरीके ही थे। इतने 5 स्टेटों में चुनाव हुई थी, कहीं हो ये तो कभी नहीं कहे कि भाई बीजेपी के विपक्ष लोगों को वोट दिया करो। कभी नहीं कहे कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में आम लोग विपक्ष को वोट दो, ये भी उन्होंने नहीं की थी। आइए, अब यही हाल बाकी राज्यों में भी है। जम्मू कश्मीर में देखिए क्या स्थिति। जम्मू कश्मीर में ये आप देख रहे हैं, ये बीजेपी के नेता रविंद्र रैना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है उसके नेताओं ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली।
ये आप देख रहे हैं रविंद्र रैना की मौजूदगी में। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जम्मू में बीजेपी ने प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है चुनाव को लेकर। और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वहां भी नहीं जम रही है। फारूक अब्दुल्ला भी बस से उतरने वाले हैं। ये देखिए, ममता बनर्जी उतरेंगी, फारूक अब्दुल्ला भी उतर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में भी हालात ठीक नहीं है और ये बस लेकर कांग्रेस पार्टी मोदी को हराने जा रही है, जिससे खुद सब उतर जा रहे हैं। बस भी देखिए नीचे से पंचर है। इंडी गठबंधन में लगातार तनाव बढ़ रहा है। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस पर हमला किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभिषेक बनर्जी का समर्थन किया है, जो ममता के भतीजे कह रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कांग्रेस ने काफी वक्त बर्बाद कर दिया है, सीटों पर फैसला काफी पहले हो जाना चाहिए था, 2-3 महीने पहले ही फैसला होना चाहिए था। कांग्रेस ने इसे अपने फायदे के लिए टालती रही, जिससे गठबंधन का नुकसान हो गया है। बिहार और बंगाल का परिणाम सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। ये बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता हसनैन मसूदी ने कही हैं, और मसूदी सांसद भी हैं और फारूक अब्दुल्ला के बहुत करीबी हैं। संकेत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को घाटी में एक भी सीट नहीं देगी। इस बात के संकेत आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दे दिए हैं। एनसी ने कहा है घाटी में हमारा जनाधार मजबूत है और श्रीनगर, राजौरी, अनंतनाग हमारा गढ़ है, इसलिए तीनों सीटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद जीते हुए, ऐसे में यहां कोई समझौता नहीं होगा। अब बीजेपी गठबंधन पर हमलावर है। बीजेपी सीधे सवाल पूछ रही है। क्या कह रहे हैं रविंद्र रैना, बीजेपी के नेता? अच्छी खबर बीजेपी के लिए यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ही बीजेपी में शामिल हो गए। सुनिए जरा। अपने मादरे वतन की खिदमत में जिनका जज्बा है और वो दूसरी जमातों में इससे पहले काम करते थे, वो उन जमातों को अलविदा कह के आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चारों तरफ आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नया हंगामा शुरू हो गया है। यह हंगामा फिर एक बार हिजाब को लेकर है। हिजाब पर यह जो हंगामा है, यह इस बार राजस्थान में है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं भजन लाल। अशोक गहलोत के बाद नए सीएम बीजेपी के जो बने हैं। अब लड़ाई जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये है बाल मुकुंद, जयपुर से ही चुने गए हैं, चुनाव जीते विधानसभा का, और इन्हीं के एरिया में एक स्कूल है। उस स्कूल में जो छात्राएं हैं वो हिजाब पहन कर आती हैं, तो मुकुंद साहब ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। तस्वीर देख रहे हैं। आइए मैं अब आपको अगली तस्वीर दिखाऊं। ये तस्वीर देख रहे हैं, छात्राओं ने थाना घेर लिया है। थाने के बाहर छात्राएं नारेबाजी कर रही हैं। सुनिए। उसके बाद थाना घेरने के बाद छात्राओं ने मांग की कि बाल मुकुंद माफी मांगे। ये आप सुन रहे हैं, बाबा माफी मांगेगा। देश में हिजाब पर एक नया हंगामा शुरू हो गया। राजस्थान में इस पर घमासान इतना बढ़ा कि कुछ छात्राओं ने थाना घेर लिया, जमकर नारेबाजी की और बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम भी दे दिया। मतलब जयपुर के एक स्कूल से शुरू हुई हिजाब की चिंगारी विरोध की बड़ी आग में बदलने लगी। स्कूल में बच्चे एक ड्रेस कोड में रहे तो एक भावना रहेगी, ठीक रहेगा, अन्य दो प्रकार के वैचारिक भावना, स्कूल का माहौल तो कम से कम ठीक करें। हिजाब पर यह हंगामा सड़क से सदन तक पहुंच गया।
हिजाब के बहाने विपक्ष को सियासत का एक नया मौका मिल गया है। गंगापुर स्कूल में बोलते हैं कि यहां हिजाब पे पाबंदी है, यहां हिजाब लगा के नहीं आओगे। मैं पूछना चाहता हूं किस हैसियत से जाते हैं? वो विरोध की चिंगारी को और भड़का रहे हैं और हिजाब वाले विवाद को हवा देने में लगे। अब आइए आपको बताते हैं पूरा हंगामा कहां से शुरू हुआ, क्यों यह हंगामा मचा हुआ है। राजस्थान में हिजाब को लेकर यह विवाद शुरू हो गया। सड़क से सदन तक हिजाब पर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी विधायक के खिलाफ मुस्लिम छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं और हिजाब पहनकर ही स्कूल जाने की मांग कर रही हैं। वहीं सरकार स्कूलों में हिजाब पर बैन लगाने की तैयारी में और साफ कह दिया है कि स्कूलों में बाकायदा ड्रेस कोड होता है और वो ड्रेस कोड ही लागू रहेगा। विवाद की शुरुआत हुई जयपुर के एक सरकारी स्कूल से। स्थानीय विधायक बाल मुकुंद 26 जनवरी को मुख्य अतिथि थे इस स्कूल में और हुआ ये कि वहां पहुंचने के बाद स्कूल में छात्राओं के ड्रेस कोड पर विधायक ने सवाल पूछ लिए। स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा, क्या यहां दो तरह का ड्रेस कोड है? कुछ विद्यार्थी हिजाब में और कुछ बिना हिजाब के हैं। स्कूल में ये क्या करवा रखा है? इससे माहौल खराब हो रहा है। ऐसे कैसे चलेगा काम? स्कूल में हिजाब बंद करवाओ और सरकारी स्कूल का तय ड्रेस होता है, बच्चों को उसमें ही आना चाहिए, यह विधायक ने कहा। इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद हंगामा और बढ़ गया। विधायक के इस बयान के बाद कुछ छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया। आरोप लगाया कि विधायक जी ने हिजाब को लेकर गलत बात की है। स्कूल के कार्यक्रम में हमसे जबरन धार्मिक नारे लगवाए। हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर कड़ी कार्रवाई हो। छात्राओं का कहना है नहीं तो दिन और भारी विरोध होगा, कुछ दिनों में प्रदर्शन शुरू करेंगे, यह छात्राओं का कहना है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए विधायक जो है जयपुर के बाल मुकुंद वो क्या कह रहे हैं और छात्राएं क्या कह रही हैं। हमने वहां पर सिर्फ जो दो कैटेगरी दिखी, एक बच्चियां जो पहली दूसरी क्लास से लेके और जो 10वीं 12वीं की बच्चियां हैं उनको जिस प्रकार का पोशाक पहना रखा है, जिस प्रकार का माहौल था, तो मैं ये पूछा भाई ये स्कूल की है कि बाहर की है? वो नहीं स्कूल के। जब स्कूल का उत्सव है, स्कूल की उत्सव में बच्चियां स्कूल ड्रेस में नहीं है और गुरके में है और इस प्रकार के वस्त्रों में है, तो मैं खुद कंफ्यूज था कि हो सकता है बाहर के बच्चे देखने आए हो। तो मैंने पूछ लिया, बोले नहीं स्कूल के स्टूडेंट ही हैं। तो सारे हिजाब में थे? हाँ। तो ये स्कूल में दो प्रकार के ड्रेस कोड क्यों है? हाँ, स्कूलों में तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्कूल में बच्चे एक ड्रेस कोड में रहे तो एक भावना रहेगी, ठीक रहेगा। अन्य दो प्रकार के वैचारिक वहाँ होना, स्कूल का माहौल तो कम से कम ठीक करें। वहाँ तो क्यों ऐसा माहौल बनाना चाहें हम लोग? तो ये लोग आखिर चाहते क्या है? ये लोग इनकी मर्जी मनमर्जी कब तक चलेगी? ये लोग खुद है ना भगवा पहन के पार्लियामेंट में जा रहे हैं, भगवा पहन के ये लोग विधानसभा में जा रहे हैं और मुसलमानों के साथ आखिर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? वैसे तो मतलब ना हिजाब पे ऐसा नहीं है, ड्रेस कोड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ड्रेस कोड में हिजाब से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको सोचिए सिर्फ फेस कवर होता है, ड्रेस कोड में तो ड्रेस कोड थोड़ी चेंज होता है हिजाब से। हिजाब हमें सेफ फील होता है हिजाब में, लेकिन वो कह रहे हैं कि हिजाब हटाना चाहिए। में आते ही तो हम बुर्का उतार देते, खाली स्कार्फ बांधे रहते और स्कार्फ के लिए ही उन्होंने कहा है कि ये हटाना चाहिए। आपको याद होगा इसी तरह का मामला कर्नाटक में भी आया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेजा। कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मसले को लेकर सुनवाई हो चुकी है। क्या कहा था कोर्ट ने, यह आपको बता रहा हूं, क्योंकि यह संविधान और कानून के दायरे में है। स्कूल कॉलेज के हिजाब का विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ। 2022 में कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन कर दिया था। मुस्लिम पक्ष ने इसे चुनौती दी, हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब बैन के फैसले को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने हिजाब पर फैसला सुनाते हुए 3 बड़ी बातें कही थी। पहली, हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, मतलब स्कूल कॉलेजों में हिजाब नहीं पहना जा सकता। दूसरा, संस्थान छात्रों के लिए ड्रेस कोड तय कर सकते हैं कि स्कूलों में क्या पहन कर आना। स्कूलों में ड्रेस कोड का मतलब है एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, यानी सब एक जैसे दिखें, किसी में ऊंच नीच ना हो, कोई अमीर गरीब ना दिखे, किसी के धर्म का पता उसकी पोशाक से ना चले, यह मकसद है। पढ़ाई के साथ अनुशासन बनाए रखना स्कूलों का काम है। तीसरा यह कि छात्र स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते।
संविधान के मौलिक अधिकारों का हवाला देना ठीक नहीं है। संविधान के अगर मौलिक अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्य भी आते हैं। संविधान के आर्टिकल 25 में धार्मिक आजादी का जिक्र है। हर भारतीय को धार्मिक आस्था और परंपरा का अधिकार है, लेकिन इससे सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मतलब धार्मिक आजादी के नाम पर ड्रेस कोड तोड़ना गलत है। संविधान के आर्टिकल 21 में निजता के अधिकार का भी उल्लेख है। मतलब हर नागरिक को रहन सहन और पहनावे की आजादी है, लेकिन इसे मनमानी करने या अव्यवस्था फैलाने का हक नहीं होना चाहिए। यानी हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज की व्यवस्था नहीं बिगाड़ सकते। स्कूल के अंदर एक यूनिफॉर्म है, एक ड्रेस कोड है, उसके साथ जाएं और स्कूल से बाहर तक आपको जो करना है वो कर सकते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के एमएलए रफीक और शिक्षा मंत्री राजस्थान के। खराब करना चाहते हैं जयपुर के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन आपने संविधान को तार तार कर दिया। आज वो लड़कियां ये कार्रवाई चाहती है। पूरे 5-6 हजार लोगों की तादाद वहां इकट्ठी हो गई। महिलाएं और बच्चियां अपने लिए इंसाफ की गुहार करने लगी। हम दोनों ने वहां जाके किसी तरह उनको समझा बुझा के घर भेजा। हमने कहा हम तुम्हारे लिए न्याय के लिए लड़ेंगे, तुम्हारे हक के लिए लड़ेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे। संविधान जिस दिन लागू हुआ उसी दिन आप इस तरह की हरकत करते हो। देखो, हम किसी को भी हिजाब पहनने से मना नहीं कर रहे, न कोई अपना धार्मिक पहनावा पहनने से मना कर रहे, लेकिन विद्यालयों का ड्रेस कोड होता है। जो विद्यार्थी होगा उन सबको ड्रेस कोड मानना पड़ेगा। तो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं आदेश मानना पड़ेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं वो मुस्लिम देश जहां पर स्कूलों में हिजाब बैन है, हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है, वो कौन से देश है। ये आ गया ग्लोब। सबसे पहले मैं आपको कजाकिस्तान के बारे में बताऊं। 70% आबादी कजाकिस्तान की मुस्लिम है, लेकिन स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन है। सरकार मानती है कि स्कूल में ड्रेस जरूरी है, हिजाब से धार्मिक समानता और अनुशासन टूटता है। और अगला नाम है उज्बेकिस्तान। 96% से ज्यादा आबादी यहां मुस्लिम है, लेकिन शिक्षा पर धार्मिक परंपरा हावी नहीं है। यहां 2012 से स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन है। 2018 में एक इमाम ने बैन हटाने की मांग की थी, तो उसे इमाम के पद से ही हटा दिया गया। अगला देश है मिस्र। यहां मुस्लिम आबादी करीब 90% है और स्कूल कॉलेज में हिजाब पर यहां पाबंदी है। शिक्षा में सुधार के लिए 2023 में कदम उठाया गया। यहां 2010 और 2015 में भी हिजाब पर बैन लगाया था। सीरिया में 70% आबादी मुस्लिम है। इस्लामिक आतंकवाद आईसिस का भी गढ़ है सीरिया, लेकिन यहां भी स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन है। 2015 से यहां संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी है। ट्यूनीशिया, मुस्लिम आबादी 90% से ज्यादा है। यहां मुल्क ज्यादा संपन्न भी नहीं है, लेकिन शिक्षा में आधुनिक सोच रखता है ट्यूनीशिया। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन है। अब जरा सुनिए मुस्लिम स्कॉलर्स को, वो क्या कह रहे हैं। क्या स्कूलों में हिजाब होना चाहिए या सब बच्चे एक जैसे दिखें? जो स्कूल का मकसद होता है उसकी वजह से हिजाब नहीं होना चाहिए। सुनिए। हिजाब जो है, जो बेसिक टेनेट है इस्लाम का, उसका हिस्सा नहीं है, कवर करके रखना चाहिए। लेकिन अगर स्कूल में ये कहा गया है या कॉलेज में कहा गया है कि ये यूनिफॉर्म के साथ नहीं पहना जा सकता, तो मेरे ख्याल से उस बात को भी जो है जहन नशीन करना चाहिए। जो उस राजस्थान की सरकार है, एजुकेशन का जो वहाँ जो भी सिस्टम है या जो भी मैनेजमेंट है, कि ये सब मिल के बैठ के इसको बात को जो है एमिकेबली विद एमिलियोरेशन इसको निपटा लें कि अगर हिजाब पहनना है तो क्लासरूम में नहीं पहनना, लेकिन बाहर हिजाब पहन सकते हैं, स्कूल की जो क्लास की बाउंड्री के बाहर या स्कूल की बाउंड्री के बाहर। एजुकेशन जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। एजुकेशन अच्छी तालीम की तरफ, आज ये भारत जो है अच्छी एजुकेशन दे रहा है। यहाँ अच्छे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, आज हम बहुत आगे पहुँच चुके हैं। रही बात मूर्खों की, तो 2-4 मौलाना हों या 2-4 हमारे धर्म गुरु हों या 2-4 हमारे जो पॉलिटिकल एंगल के लोग हैं, ये हमेशा भड़काते रहे पूरे समाज को। यानी बुर्के में लाकर पूरी तालीम को, पूरे एजुकेशन को समेट देना, ये मैं किसी भी तरह से सही नहीं समझता हूँ। आइए
अब आपको बताने जा रहा हूं, पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर यह है कि इमरान राउंड टेबल सेंटर ग्राफिक्स है, इमरान खान को 10 साल की सजा हुई है। इमरान खान को किस मामले में सजा हुई है ये आपको बताऊं। इमरान खान अकेले नहीं है, उनके एक और मंत्री, उन्हें भी 10 साल की जेल की सजा हुई है। कैसे लड़ेंगे इमरान खान चुनाव, सवाल यह है। और कुछ ही महीनों में पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं। पाकिस्तान में तनावपूर्ण माहौल है इस वक्त। आपको बताऊं कि इमरान खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है। पूर्व पीएम इमरान को साइफर केस में सजा हुई है। इमरान खान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता हैं और इमरान के अलावा पूर्व विदेश मंत्री को भी सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई है। यह जो मामला है सीक्रेट डॉक्यूमेंट से जुड़ा था, जिन डॉक्यूमेंट्स को इमरान ने सार्वजनिक कर दिया था उस वक्त जिस वक्त इमरान ने अपनी सरकार से इस्तीफा दिया था, इसी मामले में इमरान खान को यह सजा हुई है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।